केमिस्ट्री। पहला बात तो याद रखना है, केमिस्ट्री को बोला जाता है विज्ञान का विज्ञान। पहला ही वर्ड। निम्नलिखित में से किसे विज्ञान का विज्ञान कहते हैं? भौतिक शास्त्र को, रासायनिक शास्त्र को, जीव विज्ञान को, इनमें से सभी। तो रसायन शास्त्र को बोला जाता है, केमिस्ट्री को बोला जाता है विज्ञानों का विज्ञान, क्योंकि हर एक चीज डिपेंड करेगा केमिकल पर। डॉक्टर अगर आपको दवाई भी लिख रहा है तो वो किसी ना किसी केमिकल का यूज करके वो दवाई बना होगा, आपको केमिस्ट देगा। कौन देगा? केमिस्ट। आप अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो अपन एज ए करंट की बात करते हो। करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉन के बहाव को क्या कहते हैं? अब वो इलेक्ट्रॉन आया कहां से? आया कहां से? एटम से, परमाणु। परमाणु, जो परमाणु है उसमें क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फिजिक्स भी देख रहे हैं तो केमिस्ट्री पर डिपेंड हो रहा है, बायो भी देख रहे हैं तो किस पर डिपेंड हो रहा है? केमिस्ट्री पर डिपेंड हो रहा है। इसीलिए इसे बोला जाता है विज्ञानों का विज्ञान। क्या बोला जाता है? विज्ञानों का विज्ञान। चलिए, थोड़ी सी बातें और याद रखना है। पहला बात, ये मिस्र से एक वर्ड आया चीमिया। चीमिया इस शब्द से बना है। मिस्र से एक वर्ड आया जिसका नाम क्या है? चीमिया। चीमिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। कहाँ का भाषा ये? इजिप्ट का। कहाँ का भाषा ये? इजिप्ट। इजिप्ट मिस्र में है, ठीक है। इजिप्ट को क्या बोलते हैं अपन? मिस्र बोल देते हैं अंग्रेज लोग, ठीक है, इजिप्ट बोलते हैं। तो ये मिस्र में प्राचीन समय में जो अंग्रेजी पिक्चर देखोगे तो मम्मी मम्मी पिक्चर बनता है, इन्हीं के ऊपर देखना। ताबूत ताबूत रहता है, इसमें इसको लेटा दिए रहते हैं, ठीक। झिल्ली विल्ली का कवर रहता है, पूरा लेप लगाए रहेंगे बढ़िया सा। और कई सौ सालों तक, एक दो नहीं, कई सौ सालों तक अपने अजीज लोगों को जिंदा रखने की एक परंपरा थी, ये मिस्र में थी। वो जो लेप लगाते थे, लेप, वो लेप लगाते थे, वही लेप को भाई आज भी जो दवाई बनता है केमिकल रिएक्शन से बनता है। तो जीवन दुनिया में सबसे पहले रसायन का उपयोग करने वाला देश भी कौन सा है? मिस्र, ठीक है। ये एक वर्ड से बना जिसका नाम है चीमिया। वर्ड का नाम क्या है? चीमिया। चीमिया का अर्थ होता है काला रंग। ये पूछेगा आपको, काला रंग। चीमिया का मतलब क्या होता है? काला रंग। ये याद रखना है आपको। इसमें आपको याद रखना है, वर्तमान समय में जो आधुनिक रसायन है, आधुनिक रसायन के पिता या फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, इसका नाम है एंटोनी लियोशियर। एंटोनी एंटोनी लियोशियर। एंटोनी लियोशियर वर्तमान केमिस्ट्री के जनक। लेकिन भारतीय रसायन के जनक कौन है बेटा? पीसी रॉय। भारतीय रसायन के जनक पीसी रॉय। आपको जब तक भारतीय वर्ड नहीं लिखेगा पीसी रॉय की तरफ नहीं आना है। रसायन शास्त्र के जनक या फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? एंटोनी लियोशियर। एंटोनी लियोशियर, नाम याद हुआ। भारतीय रसायन के जन्मदाता पीसी रॉय। भारतीय विज्ञान के जन्मदाता पीसी रॉय, ठीक है। अब अपनी को जब विज्ञान रसायन विज्ञान तीन प्रकार का, दिस आर थ्री टाइप्स। पहला फिजिकल केमिस्ट्री। पहला क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान तीन प्रकार का, केमिस्ट्री आर थ्री टाइप्स। एक हुआ फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इधर इधर जा, इधर 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 इस लाइन में। और आ गया, और आ गया, हाँ यहाँ बैठ। दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा कौन सा केमिस्ट्री? और तीसरा याद रखना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या ये लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तीन बातें याद रखना है। विज्ञान का विज्ञान, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को क्या बोला जाता है? विज्ञानों का विज्ञान। एक बात। सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि आपको याद रखना है ये एक वर्ड चीमिया से बना है। कौन से वर्ड से बना है? चीमिया। कहाँ का शब्द है ये क्वेश्चन याद रखना। इजिप्ट, मिस्र की भाषा है चीमिया। चीमिया का मतलब क्या होता है? काला रंग। चीमिया का मतलब क्या होता है? ये मिस्र के लोग क्या करते थे, एक विशेष प्रकार का लेप बनाते थे, और जो लोग मर गए, किसी भाई एकदम सुंदर, अरे होता है ना, किसी की बीवी एकदम सुंदर थी, बेचारी मर गई, लेकिन अभी भी उसको जिंदा रखना चाहता है, तो उसके ऊपर लेप लगाएगा एकदम बढ़िया, उसको पॉलीथीन में पैक करेगा, एक संदूक में रखेगा, जब मर्जी तब खोल के बात कर लेगा, फिर ढक देगा, घर चल देगा। ठीक है, मम्मी, इट्स कॉल। आज भी मिस्र के लोग, ठीक है, इसका यूज करते हैं, मम्मी। अपन पिक्चर में देखें इसको, मम्मी। कौन सा पिक्चर? मम्मी, द मम्मी, वही है। तो याद रखना इसका मतलब क्या होता है। चीमिया का मतलब काला रंग। ये जो केमिस्ट्री है, जो शब्द आया चीमिया, किस भाषा का शब्द है? तो मिस्र। कौन से भाषा का शब्द है? मिस्र। रसायन शास्त्र के जनक एंटोनियो लियोसियर, रसायन शास्त्र के जनक एंटोनियो लियोसियर। लेकिन भारतीय रसायन शास्त्र का जनक पीसी रॉय। जब तक भारतीय नहीं लगेगा, आपको आंसर क्या लेना है? लियोसियर। आपको आंसर क्या लेना है? लियोसियर। ठीक, एक बात याद रखना है, पीसी राय को भारतीय रसायन शास्त्र का क्या बोला जाता है? पिता। ठीक है, रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री तीन प्रकार का। एक होता है भौतिक रसायन, जिसमें अपन फिजिकल बातें करेंगे, एटम्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब बात करेंगे, ये फिजिकल केमिस्ट्री है। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें कार्बन होगा, बस इतना ही जान। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा? कार्बन। और उसमें होगा, जिसमें कार्बन नहीं होगा उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देंगे। ठीक, ये सबका मतलब समझाना है भी। साइंस पढ़ना था जीवन में तुम लोग को बढ़िया, 12वीं तक पढ़ लिए, 12वीं तक। ठीक, कुछ लोग और साइंस लेके बीटेक एमटेक कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, उतना नहीं पूछेगा। अब आपको पूछेगा साइंस केवल 10वीं तक का। कितने तक का? केवल 10वीं तक का। वो भी नहीं जानते हो तुम लोग। सच्चाई है ये कि वो भी नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। अब ये एक बात याद रखना है, इसमें पीएचडी नहीं करना है। क्या नहीं करना है बेटा? पीएचडी। नॉर्मल जनरल साइंस, नाम क्या इसका? जनरल साइंस, सामान्य जानकारी। लेकिन इतना भी सामान्य नहीं है। ठीक है, जो चीज समझ गए वेरी गुड, नहीं समझोगे भाई मैं तो समझा रहा हूं, हद से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो वैसी वैसी रट जाना। इस पेज से तीन चीज काम का है। चीमिया नामक शब्द याद रखना है, उसका अर्थ होता है काला रंग। केमिस्ट्री के जन्मदाता का नाम क्या है? लियोशियर का बस नाम याद रखना, लियोशियर। इतना ही काम का है बस। ठीक है, चलिए, परमाणु संरचना, यहां से क्लास स्टार्ट होगी। अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा था। क्या नाम है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु। पहले मतलब समझना है। एक देखो, ये परमाणु है और एक अणु होता है। क्या होता है? अणु। ये छोटा है तो छोटा होगा ऐसा नहीं है, ये भारी है, ये बड़ा होता है। चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। जॉन डाल्टन 1803 में इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। ठीक है, कौन? तो परमाणु सिद्धांत देने वाला जॉन डाल्टन। आपके काम का ये था। दूसरा बात याद रखना है, परमाणु अविभाज्य है। इसने बोला अब परमाणु को और आप विभाजित नहीं कर सकते। अंतिम कण है परमाणु। जैसे मैं आपको एक ठो मिठाई दिया, मान लो मेरा मन किया तेरे कलाकंद दे दिया, थोड़ा कड़क था, तोड़ते 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 तोड़ रहे हो, आ रहा है इसको दिया, आधा 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 तोड़ते गए तो एक ऐसा कण आएगा, उसको नहीं टूटे, हाथ में नहीं टूट नहीं सकता, वही कहलाता है परमाणु। वही क्या कहलाता है? अब वो नहीं टूट सकता। इसके आगे शुरू में बड़ा था, फट 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 तोड़ते गए टूट रहा था टूट रहा था। अब जो वो आखिरी कण है, अब इससे ज्यादा छोटा आप इसको नहीं कर सकते, यही है परमाणु। क्लियर? चलें देखे क्या बोलता है।
परमाणु अविभाज्य होता है। लगभग 19वीं शताब्दी तक यही माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में आगे चलकर इसी परमाणु के भीतर में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, पॉजिट्रॉन, ये सब की खोज हुई। ये एक परमाणु है। ये क्या है? एक परमाणु है। ये एक किसी भी तत्व का या किसी भी एलिमेंट का अंतिम तत्व है, इससे छोटा ये नहीं हो सकता। जाल डाल्टन ऐसा बोला, काफी लंबे समय तक ऐसा ही माना गया कि हाँ भैया इससे छोटा तो हो नहीं सकता। लेकिन आगे चलकर इसी पर कुछ वैज्ञानिकों ने शोध किया और बोला इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, पॉजिट्रॉन ये पाए जाते हैं। तीन तत्व तो मेन जानो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो याद रखना है परमाणु संरचना या परमाणु सिद्धांत देने वाला था जॉन डाल्टन। इनके अनुसार परमाणु वह एलिमेंट होता है जिसका और भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता, मतलब किसी भी तत्व का अंतिम, क्या बोला मैं, इसके आगे ये विभाजित नहीं होगा। बस आपको यही जानना है। अणु, देखो जब मैं तेरे को बड़ा वाला कलाकंद दिया तब वो अणु था, तब वो क्या था? मॉलिक्यूल। अणु को क्या बोलते अपन? मॉलिक्यूल था। अब इसको तोड़ते 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 मैं जब लास्ट पोजीशन पर ले आया तब वो कहलाएगा एटम्स, तब वो कहलाएगा परमाणु। क्या कहलाएगा? अब इसको तोड़ दिखा। तो बहुत सालों तक यही बोला गया कि परमाणु अविभाज्य है। आज भी मैं बोल रहा हूं परमाणु अविभाज्य है, लेकिन इस परमाणु के भीतर में भी और आप इसको एज ए प्रोटॉन, एज ए इलेक्ट्रॉन, एज ए न्यूट्रॉन, एज ए मेसान अलग कर सकते हो। ठीक है, ये इसके भीतर पाए जाते हैं। बाकी सब कहानी, कथा कहानी है, कोई काम का नहीं है। ये याद रखना है परमाणुवाद का जनक। पहला ही लाइन पूछेगा, इतिहास में पूछेगा, ज्योग्राफी में पूछे, किसी में पूछेगा, चाहे केमिस्ट्री में पूछे, परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। परमाणु एक हमेशा क्वेश्चन आएगा, परमाणुवाद का जनक। अब ये कई दर्शन में भी पढ़ना है, इतिहास में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं। परमाणुवाद का जनक कौन है? कणाद। देखिए क्या बोलता है, देखो दर्शन कौन सा है महर्षि कणाद का? वैशेषिक दर्शन। दर्शन का नाम आपको इतिहास में पढ़ाया जाएगा सठ दर्शन। क्या पढ़ाया जाएगा? सठ दर्शन। सठ दर्शन में एक तो याद रखना है वैशेषिक, अरे ईमांसा मीमांसा सब पढ़ाया हूं। और एक ही चीज बोला था नास्तिक दर्शन आएगा, और वही क्वेश्चन आया डायरेक्ट उठ के, एक दिन क्लास पढ़ाया था बस। काहे का? दर्शन शास्त्र का। और जो बोला वही आया। तो और क्या ले जाऊं तुम लोगों को, कहां तक ले जाऊं? इतना दुनिया दर्शन पढ़ा होगा और तुम पढ़े एक दिन, तुम पढ़े एक दिन। ठीक है भाई, मेरे को तो पता है ना क्या आएगा, लेकिन आपको भरोसा करके मेरे पीछे मेहनत करना है बस। सिर्फ लगे रहो, जितना बोल रहा हूं उतना लगे रहो, बस होगा, अलग से कोई नहीं आएगा। ठीक, चलो वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद क्या बोलता है? महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ को लगातार, ये देखो मैं बोला ना, कलाकंद को लगातार तोड़ते रहो और वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण, वो मिनिमम पार्टिकल जिसे और विभाजित करना संभव नहीं है, अब इसको और विभाजित नहीं कर सकते, इसी को इसने बोला परम अणु। परम अणु, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? तो वो क्वेश्चन क्या आएगा देखिए, परमाणुवाद का सिद्धांत देने वाला कौन सा है? महर्षि कणाद। और परमाणुवाद किस दर्शन से संबंधित है? तो वैसे तीनों चीजें इंटररिलेटेड याद रखना, वैशेषिक दर्शन याद रखना, महर्षि कणाद याद रखना, और परमाणुवाद का सिद्धांत याद रखना। तीन क्वेश्चन कभी भी बनता है। जीके एक चीज याद रखना, जीके एक दिन में नहीं बनता, ये सालों की मेहनत से धीरे धीरे स्टोर होता है। हमेशा याद रखना, सालों की मेहनत धीरे धीरे स्टोर होकर के जीके बनाता है ना भाई। 2 दिन, 2 महीना, 4 महीना में जीके नहीं होता। 1 साल की कड़ी मेहनत से जीके अच्छा होता है, 2 साल की कड़ी मेहनत से जीके और अच्छा होता है। ठीक, चले आगे। अब देखो परमाणु और अणु, फिर से देखिए परमाणु संरचना। परमाणु संरचना कुछ नहीं होता है, वह आखिरी कण, वह आखिरी कण जिसका और कोई टुकड़ा नहीं किया जाता, परमाणु है। ठीक है, वो क्या है? परमाणु है। तो सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु।
ठीक है। अब इससे आपको याद रखना है परमाणु जो आपका संरचना का सिद्धांत है, इस परमाणु स्ट्रक्चर देने वाला याद रखना है आपको, जॉन डाल्टन थे। ठीक है, कौन थे? जॉन। लेकिन अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इसी परमाणुवाद को प्रतिपादित किया आपका 60 दर्शन में से एक दर्शन था जिसको क्या बोलते हैं अपन? वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन के आचार्य कौन थे? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद, ठीक है। इसीलिए इनका दर्शन क्या कहला? वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत क्या है? तो परमाणुवाद का सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? तो परमाणुवाद का सिद्धांत। ये क्वेश्चन बन सकता है कभी, ठीक है। चलिए आगे, परमाणु और अणु। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, एक है परमाणु, एक है अणु। बस कुछ नहीं, एग्जाम्पल जो दे रहा हूं उसको ध्यान से समझना है, ऑटोमेटिक बन जाएगा। फिर वहीं आता हूं मैं, ये आपका एक ठो कलाकंद है, क्या ये बड़ा वाला कलाकंद? और इस कलाकंद को तोड़ते 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 आखिरी ये वाला टुकड़ा, इससे अब इससे छोटा नहीं मैं किसी को नहीं बांट सकता भाई, लाऊंगा भी कलाकंद इससे छोटा किसी को नहीं दूंगा। ये वो आखिरी कण है जो टोटते एक ठोक लाख सबको बांटना है मेरे को, तो ये वो कण है। एक बार बाद पेचक जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, ठीक है। कौन हंस रहा है रे? ठीक, चलिए अब ध्यान से सुनना, ये है परमाणु, ये है अणु। ये मैं बोला ओ है, ओ ऑक्सीजन होता है O2, O2। ये भी O, ये अलग O, O और O, और ये हुआ O2। ये दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा? O2। ये O है, ये वो है, और इन दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया? O2। बस इतने में ही परिभाषा खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है, वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। O2 भाग लेता है रासायनिक क्रिया में कि O भाग लेता है? O2 O लेता है कि O2 लेता है? तो O लेता है। कभी भी परमाणु भाग लेगा केमिकल रिएक्शन में, अणु भाग नहीं लेगा, अणु भाग नहीं लेगा। हाँ, अणु बनता है परमाणुओं के मिलने से। O2 कैसे बन रहा है? परमाणुओं के मिलने से। जब परमाणु मिलेगा तब क्या बनेगा? अणु। लेकिन आप याद रखना है, रासायनिक अभिक्रियाओं में, केमिकल रिएक्शन में भाग कौन लेगा? परमाणु भाग लेगा कि अणु भाग लेगा? परमाणु भाग लेगा। ये क्वेश्चन याद रखना बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? परमाणु। इसको हमेशा याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? परमाणु, ठीक है। लेकिन परमाणु कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो अकेले स्वतंत्र अवस्था में नहीं घूमेगा। जैसे मैं बोला, देखो अब कोई मेरे को बताना, H2O, H2O ये अणु है कि परमाणु है? अणु है। H का 2 और O का 1 जब बंध बनाएगा, जब जुड़ेगा, ये देखो एक तो H, एक H, एक H और एक O, तीनों मिलेंगे तब क्या बनाएंगे? H2O। ध्यान से बात को समझना ना, देखो मैं यही चीज तो समझाना चाह रहा हूँ, इतना प्रेम से समझ जाओगे तो रटने की क्या जरूरत है, इसी चीज को रटना पड़ेगा। किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण, ये एक H है, ये एक H है, ये O है। किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, इसी के संयोग से बनेगा रासायनिक जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग तो लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये परमाणु है। फ्री नहीं होगा, अकेले नहीं होगा, किसी के साथ बंधा होगा, ठीक है। ये देखो, और जैसे बंधे, फ्री अवस्था में नहीं मिलेगा, फ्री अवस्था में ये मिलेगा। पानी मिल जाएगा, जाओ देखो H2O है कि? अरे भैया यहाँ नहीं, कहीं भी देख, पानी दिख रहा है वो तेरे को? पानी दिख रहा है स्वतंत्र अवस्था में, लेकिन उसमें से मैं केवल H को निकाला, दिखाओ मेरे कहाँ H। इसीलिए बोला स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर करो मेरे को पहले। किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में। पानी अभी जाके देखने मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? ये बताओ मेरे को। मिल जाएगा, वो स्वतंत्र अवस्था में देखने मिल गया। लेकिन मेरे को बताओ, अब पानी में से मैं आपको H2 और मैं चलो O हटा के दिखाओ, नहीं दिखेगा ना अब आपको। तो ये जब आपको ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं दिख सकता, कौन? परमाणु।
लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में लेकिन अणु केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। केमिकल रिएक्शन में भाग कौन लेगा? परमाणु। यही खेल है पूरा। केमिकल रिएक्शन में भाग कौन लेगा? परमाणु। स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया जाएगा? अणु। बस खत्म हो गया, अणु परमाणु। ठीक है, अणु किसी तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है, परंतु यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? अणु परमाणु। यही क्वेश्चन पूछेगा सीधा सीधा। ठीक है, चलिए। परमाणु के भीतर 3 और मूल कण होते हैं। होते बहुत सारे हैं, 3 याद रखना। एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? ये अब मैं देखो परमाणुवाद का सिद्धांत पढ़ा रहा हूं। परमाणु अणु में अंतर। अब ये परमाणु जो है इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। परमाणु एक ऐसा एलिमेंट है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। अब इसके अंदर घुसिए, परमाणु के अंदर। अब ये एक परमाणु है, इसमें 2 3 4 चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। ये 3 मूल कण पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चले आगे। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का। किसका बात करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन क्या है? ये रहा आपका परमाणु। मैं क्या बोल रहा हूं इसको? ये आपका परमाणु है। खैर इसका बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसका अगर किस शेप का होता है तो स्फेरिकल माना है, गोल माना है। परमाणु को क्या माना है? गोल माना है। ठीक है, अगर ये परमाणु है, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग 0 होता है। इसका मास जो होता है लगभग क्या होता है? 0। एक बात, इस पर कौन सा आवेश होता है? तो माइनस। नाम ही से है इलेक्ट्रॉन। कैसा होता है बेटा? माइनस होता है, माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। ठीक है, सीआरटी का प्रयोग के द्वारा जे थॉमसन ने इसका खोज कर दिया। ये कैथोड रे ट्यूब, देखो सीआरटी नाम सुने हो, कैथोड रे ट्यूब। पढ़े होगे कोई बात नहीं, नहीं पढ़े होगे कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक तो ट्यूब होता है जिसपे किसको छोड़ा जाता है? रे। कौन सा रे? कैथोड रे। किसको छोड़ते अपन? कैथोड एनोड, सब नाम धीरे धीरे जानोगे। ठीक है, इस पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था जे थॉमसन। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान इसने देखा कि कुछ रे ऐसे हैं जिनका प्रॉपर्टीज ऋणात्मक है। कैसा है? ऋणात्मक है। तब उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तब नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता आपके काम का यही है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? बस यही आपके काम का है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन। जे ठीक है, क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, वही जाने। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, निगेटिव, बोथ। क्या होता है? केवल निगेटिव, ऋणात्मक। केवल निगेटिव, ऋणात्मक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन खत्म। दूसरा प्रोटॉन। परमाणु में ये कैसा होता है? तो धन आवेश, ये पॉजिटिव। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसकी खोजकर्ता का नाम याद रखना है आपको। क्या, कौन था? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन के द्वारा, देखो अभी फंसाएगा क्वेश्चन। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन। मैं खोजकर्ता का नाम बोल रहा हूं। जैसे बोला इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, जे थॉमसन, वैसे ही प्रोटॉन के खोजकर्ता का नाम क्या है? गोल्डस्टीन। नाम क्या है इनका? गोल्डस्टीन। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, इसने ये नहीं बताया, देखो प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन, लेकिन परमाणु में कहां पर प्रोटॉन होगा? ये क्या है? इसमें प्रोटॉन कहां होगा? यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, बीच में होगा। पोजीशन बताने वाले का नाम क्या था? रदरफोर्ड। प्रोटॉन के खोजकर्ता, लेकिन प्रोटॉनों की स्थिति उपस्थिति बताने वाला। यही क्वेश्चन पूछता है सर, मैं जब
गोल्ड स्टील लेता हूं तो अगला रदरफोर्ड आंसर ले लेता है, और जब मैं रदरफोर्ड लेता हूं अगला गोल्ड स्टील ले लेता है। बातों को समझना है। खोज करने वाले का नाम गोल्ड स्टील, लेकिन स्थान बताने वाले का नाम रदरफोर्ड। स्थान बताने वाले का नाम रदरफोर्ड। ठीक है, किसी को कोई समस्या? चले आगे। ये न्यूट्रॉन, नाम से स्पष्ट है, न्यूट्रल, उदासीन, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ना माइनस ना प्लस, ना माइनस ना प्यार में जैसा पागल आदमी रहता है ना, ना इधर का ना उधर का, वैसा ही। ठीक है, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान, इसका भी जो मास होता है ये प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। कैसा कण है? उदासीन कण है। इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता। ये क्वेश्चन, इसमें ये डेट याद रखना, 1932 में, 1932 में इसके लिए, 32 में इसकी खोज हुई और इसी के लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला। और याद रखना है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम चैडविक है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम चैडविक, नहीं लिखा होगा तो लिख लेना। ठीक है, इसके खोजकर्ता का नाम क्या है? चैडविक। तीनों खोजकर्ता के नाम आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का कौन किया, प्रोटॉन का कौन किया, न्यूट्रॉन का कौन किया। ठीक है, चार्ज याद रखना, एक में पॉजिटिव चार्ज होता है, एक में निगेटिव चार्ज होता है। एक में क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव दोनों। उदासीन मतलब जीरो चार्ज, उदासीन मतलब जीरो चार्ज। अभी तक की क्लास में कोई डाउट नहीं? चले आगे। पूछना है ना, अब मैं क्या है, फुर्सत में हूं, अब पूछना है आपको। जब हड़बड़ी में था मैं खुद ही मना करता, अब एकदम फुर्सत में हूं, जितना पूछना है पूछना, सुबह शाम पूछो कोई। न्यूट्रॉन को किससे दर्शाते हैं? एन से। इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाते हैं? ई से। प्रोटॉन को किससे दर्शाते हैं? ये तीनों का याद रखना। एक बात और याद रखना है, पूरे जितने भी आपको ज्ञात है उसमें हाइड्रोजन को, किसको बेटा? हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होता है। क्या बोला? ध्यान से सुनना, क्या बोला मैं? हाइड्रोजन को छोड़कर सभी पर, केवल एक ही चीज याद रखना है आपको, क्या? हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होता है। बोलने का मतलब, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन में। किसमें नहीं होता? हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के नाभिकों में क्या मिलेगा आपको? न्यूट्रॉन मिलेगा। लेकिन एक एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा वो क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। चलिए थोड़ा थोड़ा बातें देख लेते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन, खोजकर्ता, चार्ज को छोड़ दो, निगेटिव बस याद रखो, छोड़ दो चार्ज, चार्ज को छोड़ दो, इसका चार्ज याद रखना जीरो। इधर आओ, मास याद रखना है, 9.1094 गुना 10 की घात -31। इतना ज्यादा निगेटिव है, इतना कम है कि वो जीरो मान लेते हैं। लेकिन पूछेगा तो आपको याद रखना है 9.1 गुना 10 की घात -31, 9.1 गुना 10 की पावर -31। ये क्या है? द्रव्य मास, द्रव्यमान। क्या है? किसका है? इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद प्रोटॉन के खोजकर्ता का नाम गोल्ड स्टील। क्या बोलोगे? अच्छा, प्रोटॉन की स्थिति का पता लगाने वाले का नाम रदरफोर्ड। क्या नाम था उसका? चलिए, प्रोटॉन के खोजकर्ता का नाम गोल्ड स्टील। पॉजिटिव होगा, चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब इसका मास, इसका याद रखना, ये बार बार पूछता है, स्पष्ट बता रहा हूं, ये पूछेगा और पूछता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुना 10 की पावर -27, 1.67 गुना 10 की घात -27। ठीक है, इतना ही सेम टू सेम वेट होता है न्यूट्रॉन का, 1.67 गुना
10⁻⁻27। इसीलिए बोला गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इनका द्रव्यमान समान होता है। क्या समान होता है? द्रव्यमान समान होता है। चार्ज याद रखना, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो, पॉजिटिव निगेटिव। और वेट 9.1 इंटू 10⁻31, 1.67 इंटू 10⁻27, 1.67 इंटू 10⁻27। इतना याद करना पड़ेगा आपको, इतना याद करना पड़ेगा। ये दोनों में चार्ज होता है, इसमें निगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता। अब उसके अंदर में दो चीजें और पाई जाती है उसी परमाणु के भीतर में। अभी मैं बोला मूल कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और किसी भी परमाणु के भीतर में फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद और क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पॉजिट्रॉन। ध्यान से सुनो, क्या ये? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता का नाम है एंडरसन। ये सारा आपको एज इट इज आएगा, आज ग्रुप में सबके सब हो। हाँ, ये मैसेज आ जाएगा, पीडीएफ में आ जाएगा, हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी में, इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश में। पॉजिट्रॉन खोजकर्ता एंडरसन, ठीक है। चार्ज क्या होता है पता है इसका? अब प्लस नहीं बोलोगे बेटा, आप बोलोगे ई प्लस, नॉट प्लस, ई प्लस। अब मैं जो बात बोल उसको ध्यान से सुनना। चार्ज क्या इसका? और ई माइनस किसका है? तो क्या मैं इसको एंटी इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? क्वेश्चन यही आएगा, किसे एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं? यही क्वेश्चन आएगा उठ के डायरेक्ट, किसे एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं? किसे एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं? इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है और इसमें ई प्लस है, इसमें क्या ई प्लस है। इसको एंटी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, इज आल्सो नोन एज एंटी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेसान, इसके खोजकर्ता का नाम युकावा। अब क्वेश्चन देखिए, ये जो मेसान है, कभी इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, कभी ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है, कभी इसमें न्यूट्रल हो जाता है। मतलब तीनों प्रकार का चार्ज किसमें पाया जाता है? यही दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो गया वर्तमान समय में। वो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, प्रोटॉन के खोजकर्ता दुनिया जान रही है। आपको पूछेगा पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता नाम क्या है, आपको पूछेगा मेसान के खोजकर्ता नाम क्या है, युकावा। ये तीन तो दुनिया जान रही है, बच्चा जान रहा है, मेरा लड़का जान रहा है 6वीं क्लास का, तो तुम कैसे नहीं जानोगे? ये पूछेगा। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन, मेसान के खोजकर्ता युकावा। चार्ज पूछेगा, किसे एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं? पॉजिट्रॉन को। किसे एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं? पॉजिट। क्यों एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं? इलेक्ट्रॉन में ई माइनस होता है, इसमें क्या होता है? चार्ज ई प्लस, इसीलिए इसको एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंटी का मतलब समझते हो ना, विरोधी। एंटी का मतलब विरोधी। और ये याद रखना, मेसान का खोजकर्ता युकावा। चार्ज याद रखना, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तीनों चार्ज किसमें होते हैं? तो युकावा में, अरे मेसान में। खोजकर्ता युकावा, खोजकर्ता युकावा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूल कण है, जबकि अन्य, ये देखो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। कौन? मूल कण, 1 2 3। ये दोनों क्या है? अस्थाई, टेम्पररी। लेकिन 3 मूल कण होते हैं किसी भी एटम्स में, किसी भी परमाणु के 3 मूल कण। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कोई भी लड़का इतना ही पढ़ता है। पॉजिट्रॉन, मेसान, वेसान तुम लोग पढ़ते हो, ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? न्यूट्रॉन एवं हेंगस बर्सन की सूक्ष्मता के कारण बोसान कोण को नाम, आगे चलेंगे। सत्येंद्रनाथ बोस, SN बोस के नाम पर पड़ा, बताऊंगा क्या है वो। चलिए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे वैज्ञानिक परमाणु को लेकर के अपने अपने क्या दिए? थ्योरीज। क्या दिए? थ्योरीज। है थ्योरी, तुम्हारे काम का नहीं है, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन आएगा ये बता रहा हूं इसमें, ठीक है। बस ध्यान से देखते चलो। इसमें पहला मॉडल दिया थॉमसन, जे थॉमसन, याद आया? जे थॉमसन, तो इसको बोला जाता है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। सबके सब किसके बारे में अपना थ्योरी दे रहे हैं? परमाणु के बारे में। किसके बारे में थ्योरी दे रहे हैं? और उसमें से एक व्यक्ति कौन निकला? थॉमसन, जे
थॉमसन। जे जे थॉमसन बोलता है, ठीक है, अरे वो सब छोड़ दो, जे जे थॉमसन ने बोला पहला, ये क्या क्या बोला? पहला बात ये बोलता है परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। देखो ध्यान से, परमाणु जो है ये परमाणु मान लिया, ये बोलता है धन आवेशित गोले का बना होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें ये देखो, ये मान लेता हूं मैं क्या है, पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है ये, अब इसको ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा क्या है आपका पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे होते हैं। कहीं कहीं पर आपको काला काला धब्बा दिख रहा है क्या? मान ले कलिंदर है, मान ले क्या ये कलिंदर है, और जो तेरे को काला काला बीच में जो दिख रहा है वो उसका बीजा है। क्या है जो दो चार ठो दिख रहा हो क्या आपका? अरे कलिंदर में बीज होता नहीं, गोल 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 छोटा छोटा। तो अब ये क्या बोल रहा है, कौन भाई साहब? थॉमसन साहब, तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु को में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाभ की तरह, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसमें धंसे हुए बीज की तरह होता है। तो एक परमाणु में पूरा का पूरा क्या पाया जाता है बोला? धन आवेश। कौन बोल रहा है? थॉमसन बोलता है। और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या बीच बीच में क्या क्या हुए रहते हैं? इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। ये किसका थ्योरी था? अभी वो बोल रहा है। दूसरा बात बोलता है ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलकर, यही क्वेश्चन आएगा बेटा, ये लाल वाला धनात्मक है और काला वाला ऋणात्मक है। मैं नहीं बोला, कौन बोला? थॉमसन बोलता है लाल वाला क्या है? धनात्मक है, और काला वाला क्या है? ऋणात्मक है। ये आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट होकर के बना लेते हैं, उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो किसने किसने परमाणु को किसने परमाणु को न्यूट्रल या क्या कहा? उदासीन कहा? यही क्वेश्चन आएगा, किसने परमाणु को उदासीन कहा? परमाणु उदासीन नहीं होता बेटा, परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन यह बोलता है कि अंदर में केवल दो चीज होता है, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करके क्या बना लेते हैं? उदासीन। अरे 5 रुपया इसको दिया, 5 रुपया इसको दिया, दोनों पैसा वापस, दोनों बोला मेरे को पैसा दे दो, अब वो दोनों पास पैसा है क्या? नहीं है। वो क्या हो गया? दोनों आपस में उदासीन। ये कौन, ये थ्योरी किसका था? जे थॉमसन का। आगे चल के जो भी थ्योरी देगा उसके विरोध में कुछ साइंटिस्ट आएंगे, तो इसका विरोध क्या किया जा रहा है? पहला पहले बोले इसको भाई साहब नाभिक की उपस्थिति बताने में असफल रहा। नाभिक में ये देखो, किसी भी हर एक प्रोटॉन में एक नाभिक होगा कि नहीं होगा? पता कहां होगा? कौन बताया तेरे को? इसी को बताया कौन? रदरफोर्ड। इसी को कौन बताया? रदरफोर्ड। ये स्थिति को बताने में असफल हो गया, पर ठीक है मान लिए भाई साहब ना, कहां रहता है। इसने केवल किसको बताया? ठीक, लेकिन ये नहीं बताया इनकी स्थिति, नाभिक की स्थिति कहां होगी? किसकी स्थिति? दूसरा बात, इसके साथ साथ कोई भी आगे चलकर एक भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं आया जिसने ये बोला होगा कि परमाणु जो होता है उदासीन होता है। एक आध और इसका कोई सपोर्ट करने वाला वैज्ञानिक ही नहीं आया, केवल एक लौता आदमी था जिसने क्या कहा? परमाणु उदासीन होता है। अगर कोई एक आध वैज्ञानिक और आता जो ये बोलता कि परमाणु उदासीन है, तो अपन चर्चा भी करते। इसके सिवा किसी वैज्ञानिक ने नहीं कहा कि परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। ये इस क्वेश्चन बनेगा और यही क्वेश्चन पूछता है, वरना कोई इससे बात नहीं, क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्वेश्चन क्या आएगा? किस निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु को उदासीन कहा? बेटा उदासीन न्यूट्रल होता है, परमाणु नहीं होता। ये है परमाणु, इसके अंदर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये होते हैं। ये तो डायरेक्ट परमाणु को क्या बोल दिया? उदासीन। तो किस वैज्ञानिक ने परमाणु को उदासीन माना? कौन? जे थॉमसन। इसके बाद देखो अगला मॉडल आया, रदरफोर्ड का मॉडल आया।
ये लोग कुछ नहीं करेंगे ना, सब अपना ज्ञान पे लेंगे परमाणु को करके, और लोग उसका खंडन करेंगे या सपोर्ट करेंगे या क्या करेंगे, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। इसने क्या बोला, पहला पॉइंट, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों से घिरे केंद्र में प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु भारी नाभिक होता है। वो देखो नाभिक की स्थिति बता दिया, ये कहाँ होता है, देखो नाभिक की स्थिति बता रहा है। सबसे पहला काम तो इसने यही किया, नाभिक का पोजीशन बताया। क्या बोलता है, देखो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों से घिरे, इलेक्ट्रॉनों से घिरे केंद्र में, ये देखो चारों साइड इलेक्ट्रॉन से घिरा होगा, केंद्र में, ये केंद्र में प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु भारी क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक की स्थिति बता दिया। सेंटर कौन, रदरफोर्ड। कौन बता दिया, रदरफोर्ड। ठीक है, परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली होता है। बोला ये जो परमाणु दिख रहा है इसके अंदर अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। तीसरा थ्योरी देता है, परमाणु, परमाणु का जो शेप होता है कैसा होता है, बोला गोल। तीन थ्योरी दी अभी तक ये। पहला बात दिया इसके, इसने बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। दूसरा थ्योरी दिया लगभग चीज क्या अंदर लगभग क्या होता है, खाली होता है। तीसरा क्या बोलता है, ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, गोल होता है। परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा होता है। देखो परमाणु का आकार देखो, नाभिक का आकार देखो, कौन छोटा है, यही तो बोल रहा है, परमाणु की तुलना में परमाणु का नाभिक बहुत छोटा होता है। ठीक, चले आगे। रदरफोर्ड के ऊपर भी कुछ लोगों ने टिप्पणियां किया होगा या इसके एक्सपेरिमेंट के दोस्त। पहला, परमाणु के इस मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण त्रुटि इसके स्थायित्व के संबंध में था। इसने ये नहीं बता पाया कि देखो जो जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, जो इलेक्ट्रॉनों का जो चक्कर है वो स्थायी है या नहीं है। स्थायी, आप सिर्फ ये याद रखना, इसका एक ही त्रुटि था, क्या बोला, स्थायित्व के संबंध में। दूसरा नहीं याद हुआ, छोड़ दे, वो चार चीज याद रखना। लेकिन पीछे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं या इधर उधर घूमते रहते हैं। ये भी नहीं बोला। जो भाई तू बोला इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वेरी गुड, चक्कर लगाते हैं, तो ये बताइए भैया एक निश्चित रास्ता है या कहीं आए बाएं घूम रहा है। बात समझ में आया, एक निश्चित पाथ है या नहीं है कि कहीं पर भी घूम रहा है, ये भी नहीं बता पाया रदरफोर्ड। बस यही क्या है उसका खामी था, बाकी चारों पॉइंट एकदम उसके सही थे। ठीक है, आगे चल के बोर परमाणु मॉडल, इसने क्या किया, रदरफोर्ड की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए एक नील्स बोर मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे बोर का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। नाम है मैक्स प्लांक। ठीक है, इसने क्या बोला, पहला, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन किसको सुधार रहा है, ये किसके थ्योरी को सुधार रहा है, नील बोर रदरफोर्ड के थ्योरी को सुधार रहा है। किसके थ्योरी को सुधार रहा है, रदरफोर्ड। उसके में क्या त्रुटि थी, एक ही त्रुटि थी कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां घूमते भाई ढंग से पता नहीं पाए, उसी को सुधारेगा। भाई रदरफोर्ड के सिद्धांत की त्रुटि क्या थी कि वो ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो एक निश्चित कक्षा में घूम रहे हैं कि कहीं आए बाएं कहीं भी घूम रहे हैं। ठीक है, अब पता चल रहा है क्लास में किसी लड़की देख लिए, उसका घर है बोल के जबरदस्ती घूम रहे थे, बाद में पता चला किसी और का है। सही तरह घूम रहे हो कि कहीं भी घूम रहे हो, ये देखना है आपको। तो वही बोल रहा है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर नहीं करते बल्कि कुछ चुनी हुई विशेष कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कोई अनिश्चित नहीं है, इनका एकदम से गोला है। बात समझ में आया, कहीं आए बाएं नहीं घूमते, जहां घूमना है वहीं घूम रहे हैं। हाँ ठीक है, जहां घूमना है वहां घूम रहे हैं। जैसे देखिए, अब देखिए, मान लीजिए इसमें चार इलेक्ट्रॉन को घुमाना है, ये चार इलेक्ट्रॉन एकदम बराबर घूम रहे हैं। मान लीजिए इसमें 10-12 हो गए, तो ये 10-12 एकदम ऐसा अपने अपने कक्षाओं में घूम रहे हैं। इसमें मान लीजिए कुछ और ज्यादा है, तो ये बकायदा इसी मार्ग में घूमेगा। घूमते घूमते चल मेरा मन कर रहा है यहाँ चल दूं, नहीं भगा देंगे वहां वाले, हमारे क्लास की है,
ठीक है, हाँ भगा देंगे, अरे भग। तो ये निश्चित कक्षा में ही घूमेंगे। बात समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, नाभिक के चारों चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा, देखो अनिश्चित कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, बल्कि कुछ चुनी हुई विशेष कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। ये कौन बोला? क्वांटम सिद्धांत। किसका क्वांटम सिद्धांत? नील बोर। ठीक है, क्या नाम है इनका? नील बोर। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है बोर परमाणु मॉडल। इनकी थ्योरी का नाम है मैक्स प्लांक। थ्योरी का नाम क्या है? मैक्स प्लांक। इसी को मैक्स प्लांक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या बताया? एक ही चीज याद रखना है कि इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन भैया आए बाएं नहीं घूमता है, अपने एक निश्चित कक्षा में ही क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। ये तुमको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। किसने कहा कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर ना घूमकर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं? याद रखना है किसका? बोर सिद्धांत। इससे ये ऑब्जेक्टिव बनता है। सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ा जाता है कि ऑब्जेक्टिव का कोई अच्छा नहीं है। 50 एक ठो पेज से 10 ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। दूसरा बोलता है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करता है तो इस क्रिया में उससे ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास नहीं होता है। ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन अगर किसी नाभिक के चारों ओर घूम रहा है तो उससे क्या नहीं होता? क्या नहीं, काहे का ह्रास? इस क्रिया में उससे ऊर्जा का ह्रास, किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं होता इलेक्ट्रॉन के घूमने से। ध्यान से ये बात याद रखना है, इलेक्ट्रॉनों के घूमने से किसी भी प्रकार के एनर्जी का लॉस नहीं होता। क्लियर? चलो, जब इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, ध्यान से सुनो, लो लेवल से कहा जा रहा है? हाई लेवल। अभी हाई लेवल देखो, 1 2 3 आगे बढ़ रहा है। जो नाभिक जितना पास रहेगा वहां का एनर्जी लेवल उतना कम होगा। जो नाभिक के जितने पास रहेगा उसका एनर्जी लेवल उतना आगे बढ़ते जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, मतलब ऐसा जा रहा है, जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? क्योंकि नाभिक की तरफ कम है, कम लेवल से अधिक लेवल की ओर जाता है, तब वो ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब ऐसा जाएगा, कैसा जाएगा? हाई स्तर से किधर जाएगा? सॉरी, लो स्तर से किधर जा रहा है? हाई के तरफ जाएगा। इसमें ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर इसी पोजीशन को मैं उल्टा कर दूं, अगर एनर्जी लेवल हाई से लो की तरफ जाएगा, एनर्जी लेवल कहां से जा रहा है? हाई से लो की ओर जाएगा, तो इसमें याद रखना है ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन मतलब प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पन्न होगी। इधर देख, यहां पर ये देखो, ये कम है, ये कम है, ये जा रहा है बाहर, बाहर जा, मैं बढ़ेगा नहीं बोल रहा हूं, ये एब्जॉर्ब करेगा बोल रहा हूं मैं, एब्जॉर्प्शन। हाई, हाँ हाँ होगा, लो एनर्जी होगा। जब ये इस ओर बढ़ेगा तो ये नहीं बोल रहा हूं कम ज्यादा होगा, वो उसको क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन बोल रहा हूं मैं, अवशोषित करेगा। इसके पास कम है, ये क्या करने का काम करेगा? अवशोषित करेगा। और जबकि जब ये इधर आएगा तो ये क्या करेगा? रिलीज करेगा, एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। ये बोल रहा हूं मैं, एनर्जी स्तर बढ़ेगा कम होगा ये नहीं बोल रहा हूं मैं, एनर्जी को ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। जब कम वाला ज्यादा की तरफ जाएगा, तो जब ज्यादा वाला कम की तरफ आएगा तो ये एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। इतना ध्यान देना है। कम से ज्यादा की ओर जाएगा तो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ज्यादा से कम की ओर आएगा तो क्या करेगा? रिलीज करेगा। ठीक, ये काम का नहीं है आपका, छोड़ दो इसको, समझना भी नहीं है इसको।
ये है एनर्जी स्तर, एनर्जी लेवल, ठीक है। ये एक मान लेते हैं अपन, क्या है, एक परमाणु है। ये बड़ा वाला क्या है, एक परमाणु है। परमाणु का ये नाभिक है, ये परमाणु का क्या है, नाभिक है। हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगा रहते हैं। ये जो घूम रहे हैं सब इलेक्ट्रॉन है, ये इसके तरफ जो घूम रहा है सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये सब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये नाभिक है, इसको बोला जाता है कक्ष। ये यहां से लेकर के यहां तक ये जो सर्कल है, ये जो कक्षा है, के कोश, कोश, कौन सा कोश, के कोश। ध्यान से याद करना है। आगे बढ़े, यहां से देखिए, यहां तक आ चुके थे, यहां तक आ गए थे ना। अब यहां से यहां तक वाला क्या कहलाएगा, एल कोश। यहां से यहां तक वाला एम कोश, और यहां से यहां तक वाला एन कोश। के एल एम एन, याद रखना इसको। के का मान होता है 1, एल का मान होता है 2, ठीक है। एम का मान होता है 3 और एन का मान होता है 4। चाहे आप के एल एम एन बोलो, चाहे 1 2 3 4 बोलो, के एल एम बोलो, के एल एम एन बोलो, चाहे 1 2 3 4 बोलो, ये है कोश। क्या है ये, कोश, ठीक है। कोश मतलब शेल, क्या कहलाता है, सेल है ये कोश। कौन सा कोश है, के कोश। के बाद एल के बाद एम के बाद, ऐसा 4 कोश, या 1 2 3 4। एक फार्मूला याद रखना है, 2 एन स्क्वायर। कहाँ कहाँ क्या क्या बैठेगा, चलिए ये देखो थोड़ा सा, कोश, उपकोश और कक्षक, ये 3 चीज पढ़ा रहा हूं, फिर यहां से आगे कल क्लास चालू करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा, कोश, उपकोश और कक्षक। सेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल। पीछे का फिगर दिमाग में चलना चाहिए। सेंटर में क्या था, नाभिक, के एल एम एन, ठीक है। के का मतलब 1, एल एम एन, बस। चलो आ जाओ, कोश या सेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कक्षा कहलाता है। जिसमें भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं क्या कहलाता है, अपना शेल। सेल किसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेल। प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर वाला कक्षक नाभिक के पास, देखो यही चीज बता चुका था, नाभिक के पास वाला जो रहेगा, नाभिक के पास वाला जो रहेगा, उसमें ऊर्जा स्तर ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। नाभिक के पास वाले में ऊर्जा स्तर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जबकि दूर वाले में ऊर्जा स्तर क्या होता है, ज्यादा होता है। नाभिक के पास ऊर्जा स्तर क्या होगा, दूर की तरफ ऊर्जा स्तर क्या होगा, ज्यादा होता है, ठीक है। ये ऐसा क्रम है। तो सबसे कम किसके पास एनर्जी लेवल होगा, के पास, फिर और सबसे ज्यादा किसके पास होगा, एन के पास। ये ऊर्जा लेवल है, ऊर्जा एनर्जी स्तर, ठीक है। कोष किसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बात खत्म, वो कोष कहलाएगा। एक निश्चित कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सेल। जिसको क्या कहते हैं, सेल या कोष। कोई समस्या, कोष क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाता है, सेल। जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं क्या कहलाता है, सेल। फिर बोल रहा हूं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं क्या कहलाता है, सेल। ये देखो, अब ये जो सेल है ऐसा था, ये मान लीजिए कोई एक सेल है, इसको मैं बीच से ऐसे काटा और ऐसे चौड़ा फैला दे रहा हूं, ऐसा। कोई दिक्कत किसी को, इसको काटा बीच से, अलग करके ऐसे फैला दिया, किसी कोई समस्या, ये फैला दिया। अब देखो क्या होता है, उपकोष, सेल बता दिया। अब सब सेल किसको बोलते हैं, प्रत्येक कोष अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होता है, जिसे एसपीडीएफ में दर्शाते हैं। हर एक जो ये कोष था, ये कोष है, सेल है, इसको बीच से काट के मैं ऐसे फैला दिया। अब इसमें अलग अलग उपकोष होते हैं, ये 4 ठो उपकोष होता है,
एक को बोलते हैं एस, दूसरे को बोलते हैं पी, ये होता है डी और ये होता है एफ। हर एक सेल छोटे छोटे उपकोषों में बटा, हर एक सेल उपकोषों में बटा होता है, जिसे क्या कहते हैं, ठीक है, सब सेल। सेल किस में बटा होता है, सब सेल में। कोष किस में बटा होता है, उपकोष में। और उपकोष किससे मिलकर बना होता है, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। एक होता है कक्षक, एक क्या होता है, कक्षक। अब देखो, कक्षा सेल और ये है कक्षक, ये क्या कहला, ऑर्बिटल। इंग्लिश में क्या वर्ड है इसके लिए, ऑर्बिटल। इसके लिए क्या वर्ड है, सेल या ऑर्बिट, सेल या, ये है ऑर्बिटल, कक्षक। उपकोष पुनः, देखो उपकोष पुनः कक्षकों में विभाजित होता है। कक्षक नाभिक के चारों ओर स्थित वे क्षेत्र हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। समझा रहा हूं क्या है, आगे मिटा जा। कक्षक, ये कक्षक तुम्हारे काम का नहीं है, छोड़ दे। ये उपकोष जो होता है और भी बटा होता, और बटा रहेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होता है उसको बस आपको याद रखना है, उसको कक्षक कहते हैं। सेल, सब सेल और कक्षक, सेल, सब सेल और कक्षक, कोष, उपकोष और कक्षक। कोष एक निश्चित पाथ होगा, एक निश्चित क्या होना चाहिए, पाथ होना चाहिए। ये जो निश्चित पाथ है अलग अलग और पार्ट में बटा रहेगा, तब वो कहलाएगा उपकोष। और ये उपकोष और बटा होगा तब क्या कहलाएगा, कक्षक। तुम्हारे काम का नहीं है, भूल जाओ। चलो, बोला ना साइंटिस्ट नहीं बनना है, बस एक ही चीज याद रखना इसमें, क्या नहीं बनना है, बस वो दूसरे लोग हैं, तुम लोग को दवाई वही बनाना है बस। H2 धन O क्या हो जाएगा, H2O, पानी। देख, पढ़ाने बैठा ना तो छठवीं क्लास से लेकर के MSc तक सकता है क्या, रसायन, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन आएगा, क्या पता है, छोटा सा, इलेक्ट्रॉन के खोज करने वाले का नाम। वो विद्या आपके अभी काम का नहीं है। आपको एक ही वर्ड याद रखना, GS, क्या याद रखना, जनरल। और ऐसा जनरल का मतलब एक नहीं, सारे सब्जेक्ट में, एक नहीं सारे सब्जेक्ट में, थोड़ा 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 धीरे धीरे मिलाकर ठीक ठाक आपका क्या होना चाहिए, नॉलेज, नहीं। समझ में आ रहा है, जैसा ये है वैसी इतिहास भी होना चाहिए, वैसी ज्योग्राफी भी होना चाहिए, वैसी संविधान भी होना चाहिए, तब तो मतलब है। चलो आगे, ये देखो कौन सा के कोष होता है, KLM, और ये कोष है। या बोलो यहां पर जो देखो 2n², ये फार्मूला याद रखना, 2n²। यहां पर n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3, n का मान 4। उपकोष, उपकोष SPDF, तो पहला वाला केवल एक ही होगा S, दूसरा वाला SP, तीसरा वाला SPD, चौथा वाला SP। क्वेश्चन पूछेगा के कोष में, ध्यान से मेरी बात सुनना, के कोष में कौन सा उपकोष पाया जाता है, S, SP, SPDF, SPDF। बात समझ में आ रहा है, S, दूसरा SP, SPD, SPDF। अब क्वेश्चन समझ में क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा M कोष में निम्नलिखित में से कौन सा उपकोष होता है, S, SP, SPD, SPDF, क्या होता है। बस लाइन से इसको याद रखना, KLMN, इसको याद रखना S, SP, SPD, SPDF। आगे चल, यहां पर जब आप n का मान 1 रखोगे क्या आ जाएगा, रखो यहां पर 2n², n का मान 1 रखो, क्या आ जाएगा, 2। तो के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, के कोष में मैक्सिमम, क्योंकि के का मान होता है 1, वहां n का मान क्या रखना है, 1। तो के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2, 2n², 2n, 2। दूसरा याद रखना है, एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो यहाँ ये देखो 2 का पावर 2 कर दो, ये हुआ 4, 4 दूनी, ये रहा 8। तो मैं बोला एल कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8। एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8। देखिए एम
एम में ये देखो यहां पर एन का मान हो जाएगा 3, 2, 3 का घात 2, 3 या 9, 9 दूनी 18। तो बताइए एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। वैसे एक मान और रख ले, किसका आ जाएगा? एन का मान 4 रखेगा तो कितना आ जाएगा? 32, 31 नहीं, क्या आएगा ये? 32। वेरी गुड, 32 क्या आएगा ये? 32। ठीक है। कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ध्यान से समझना इस बात। क्या लिखा है? सब सेल, सब एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। एस माने 2, के माने 2, एस माने 2, के माने के बराबर एस। अब ध्यान देखो, के बाद एल, एल में कौन कौन सा कोष? एस और पी, और पी का मान होता है 6, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? 8। ध्यान से समझो, एस और पी, 6 और 2, 6 और 2, तो पी कोष, अगर केवल पी कोष, पी में कितना? तो 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? ये ध्यान देना है आपको, पी में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। एस, एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एस पी, इसके बाद देखो कोष आ जाएगा एम, इधर आ जाएगा एस पी, और ये आ जाएगा डी। आपको 18 बनाना है। ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये देखो देखो 2, ये 8। अब अपने को 18 चाहिए, तो क्या होगा इसका मान? 10। डी का मान क्या होगा? 10। डी का 10, और ये हो गया के एल एम, और ये हुआ एन, मतलब एस पी डी और एफ। तो याद रखना है बेटा, अपने को चाहिए कितना? 18 दूनी, अपने को चाहिए टोटल 32। तो क्या जोड़ेंगे अपन इसमें? 14। क्या हो जाएगा? 32। तो एस इक्वल टू 2 होता है, पी इक्वल टू 6 होता है, डी इक्वल टू 10 होता है, एफ इक्वल टू 14 होता है। ये हो गया एस पी डी एफ। सब सेल में, सेल किस में बटा होता है? सब सेल में। सेल किस में बटा होता है? सेल में। ठीक है, सब सेल बटा होता है कक्षक में। ठीक है, और कक्षक में ही क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश का क्रम अपबाहु के सिद्धांत पर कार्यकर्ता प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोषों में भरा जाता है। देखो भरने का तरीका देखो, 1, 2, 3, और ये नाभिक है। मान लो बोल रहा हूं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा? के कोष में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? अपबाहु। कौन बोल रहा है? अपबाहु का सिद्धांत। उपकोषों में सबसे पहले देखो, उपकोष सबसे पहले किस कोष में जाएगा? अरे यही के, देखो अगर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 5 बेटा, 5 क्या आ गया? 5 आ गया। 5 इलेक्ट्रॉन को अपने को डालना है, तो ये देखो ये तो कोष हो गया, ये आ गया 2। ठीक है, ये हो गया क्या आपका एस। अब ये आगे जाएगा किस में? पी में। पी में कितना जाएगा? 3। तो इसे के बाद क्या जाएगा? एल। अगर 2 रहेगा तो के कोष में ही खत्म। के बाद क्या आएगा? एल। के बाद क्या आएगा? एल। ठीक है, के एल, इसके बाद क्या आएगा? एम, और आखिरी में क्या आएगा? एन। ऐसे बटेगा, तो सबसे पहले नाभिक के पास वाले में जाएगा। ठीक है, इसी में क्या रहेगा? कम ऊर्जा स्तर। क्या रहेगा? इसके बाद और आगे जाएगा तो ऊर्जा स्तर बढ़ते जाएगा, और ऊर्जा स्तर बढ़ते जाएगा, और ऊर्जा स्तर बढ़ते जाएगा। और इधर से इधर आने पर ऊर्जा का अवशोषण होगा कि एब्जॉर्प्शन होगा? उत्पन्न होगा कि अवशोषित होगा कि रिलीज होगा? एब्जॉर्ब होगा। एनर्जी लेवल क्या, एनर्जी का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, चलिए बाकी है हुंड के नियम से अपन कल चालू करेंगे, क्या चक्रण सिद्धांत है, बाकी कल देखते हैं। ठीक है।